Hello friends, yesterday we were talking about the fungi, and in fungi we were dealing with the class Oomycetes. कल हम लोग कवक के बारे में बात कर रहे थे और कवक के अंतर्गत हम लोग Oomycetes क्लास के बारे में जिक्र कर रहे थे। तो ये Oomycetes जो होता है, इसका जो मेंबर मैंने बताया लाइफ साइकिल, वो थी एल्ब्यूगो की। और एल्ब्यूगो जो होता है वो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर नामक डिसीज पैदा करता है। इसी में मैंने फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस बताया था, जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पैदा करता है। और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो नामक रोग के कारण आयरलैंड के अंदर अकाल पड़ गया था, भोजन की कमी आ गई थी। एक होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, जो कि मिल्ड्यू नामक रोग पैदा करता है। एनी हाउ, वॉट एवर द केस में बी देयर, अगर कोई रोग डिसीज फंगस के कारण होती है तो उसके लिए अलग अलग विधियों को अपनाया जाता है। जैसे कि हमने कहा था कि एल्ब्यूगो के द्वारा वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर नामक रोग होता है। अब इस रोग को रोकना भी तो पड़ेगा, वरना सारी फसल ही नष्ट हो जाएगी सरसों की। हमारा एल्ब्यूगो जो है ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट होता है, अविकल्पी अंतरकोशीय परजीवी माना गया है। अब इस रोग को हमको रोकना है तो एक मिक्सचर था, यानी कंट्रोल ऑफ डिसीज वी आर गोइंग टू टॉक, कंट्रोल ऑफ डिसीज, कि हम जो है इस रोग को कैसे रोक सकते हैं या फंगल डिसीज को कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए मिलार्डट नाम का एक व्यक्ति था जिसने एक मिक्सचर बनाया और उस मिक्सचर का नाम था बॉर्डेक्स मिक्सचर। इस मिक्सचर को होली वाटर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा गया है, यानी कि पादप कार्यकी का पवित्र जल। अगर इसको हम छिड़क देते हैं रोगग्रस्त पादप के ऊपर, ऑन द डिसीज प्लांट, एट दैट मोमेंट द फंगस डाइज। कहानी काफ़ी लंबी है कि मिलार्डट ने बॉर्डेक्स मिक्सचर की खोज कैसे करी। दूसरा ये होता है कि खेतों में जब फसल में रोग लग जाता है तो या तो उस फसल को ही उखाड़ के फेंक दो, लेकिन अगर आपने उस खेत में फील्ड में वापस वही फसल उगा दी तो उसके जो स्पोर्स होते हैं फंगस के, वो जर्मिनेट करके वापस उस फसल के अंदर रोग पैदा कर सकते हैं। क्योंकि एल्ब्यूगो कैसा है? पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। तो आपको चाहिए कि सरसों की बजाय वहाँ पर आप गेहूं की फसल बोएं नेक्स्ट टाइम पर, तो वो स्पोर जो होगा एल्ब्यूगो का, वो गेहूं की फसल में वापस संक्रमण या इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। अब आता है हमारे पास में कि क्वेश्चन ये बना था कि वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर को रोकने के लिए विच विल बी द बेस्ट इकोनॉमिक मेथड, सबसे आर्थिक महत्व की कौन सी विधि होगी। तो इसका आंसर था क्रॉप रोटेशन, जो कि मैं भी आपको समझा रहा था। क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्रण जिसे हम लोग कहते हैं। यानी कि अब लगातार उसी फसल को मत बो जिसमें पहले रोग लग चुका है, आप फसल को बदल दो, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है।
पर्टिकुलर फसल पर ही रिएक्शन कर सकता है। तो ये तो रहा हमारे पास में ओमाइसीटीज के सदस्य, एल्ब्यूगो के बारे में जिक्र किया। अब हम बात करेंगे दूसरी क्लास की। इस क्लास का नाम है ज़ाइगोमाइसीटीज। ज़ाइगोमाइसीटीज का जो स्पोर होगा उसको हम जाइगोस्पोर कहेंगे। और जाइगोमाइसीटीज के मेंबर्स को, सदस्यों को हम लोग कॉन्जुगेशन फंजाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन फंजाई। दिस कैन बी आस्क्ड। इसमें मैं आपको राइजोपस का जिक्र करूंगा, राइजोपस का जिक्र करूंगा। और भी सदस्य होते हैं। हमेशा एनसीईआरटी में जो मेंबर है केवल आप उसको याद करिए, क्योंकि फंजाई के अंदर तो सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ अपन कितनी याद करेंगे। तो नीट के अंदर केवल वही एग्जाम्पल्स वो लोग पूछते हैं जो हमारी किताब में दिया गया होता है। राइजोपस को हम लोग ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहते हैं, यानी कि डबल रोटी पर लगने वाली फफूंद। कई बार हम मार्केट से डबल रोटी खरीद के लाते हैं तो बीच में वो काली काली सी होती है, बिल्कुल ब्लैक नहीं होती, ग्रेइश ब्लैक होती है। उसको कभी नहीं खाना चाहिए। ये एक सैप्रोफिटिक कवक है, यह एक मृतोपजीवी कवक हम इसको कह सकते हैं। अब यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं राइजोपस की, तो उसके अंदर हमको अलग अलग प्रकार के हाइफे देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से एल्ब्यूगो सिनोसिटिक था, यानी कि संकोशिक था, अर्थात मल्टी न्यूक्लिएटेड था, उसी प्रकार से हमारा ये राइजोपस भी सिनोसिटिक होता है, यानी कि संकोशिक होता है। ये मृदा है, सॉइल है, और इसमें हमें ये राइजोपस के अंदर मैं हाइफे बताने जा रहा हूं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हिंदी में बीजाणुधानी कहते हैं, यानी कि स्पोरेंजिया कहते हैं। और स्पोरेंजिया को धारण करने वाले इस हाइफा को, इस कवक तंतु को हम लोग स्पोरेंजियो फोर कहते हैं। दूसरा हाइफा ये वाला है। तो स्पोरेंजियो फोर तो बीजाणुधानी स्पोरेंजिया को धारण किया, पहले प्रकार का हाइफा। दूसरा ऐसे चलता जाएगा, जो कि हाइफा को स्प्रेड करने के अंदर, फैलाने के अंदर मदद करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्टोलोनिफर हाइफा। और इसीलिए इस राइजोपस की जो जातीय स्पीशीज है वो स्टोलोनिफर हम लोग मेंशन करते हैं। अब ये सेकंड प्रकार का हाइफा हो गया, और ये होता है राइजोमॉर्फ, जो कि भोजन का अवशोषण करता है। पैरासिटिक है तो ये भोजन का अवशोषण करेगा, यानी कि एब्जॉर्ब्स फूड। अब आता है हमारे पास चौथी प्रकार का हाइफा, जो इधर नहीं बता सकता मैं, क्योंकि ये वेजिटेटिव स्टेज है। वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में बनता है, जननीय अवस्था में, जो जाइगोस्पोर को धारण किए हुए रहता है। तो चौथा वाला हमारे पास में है
4, यानी कि जायगोट को धारण करने वाला हाइफे क्या कहलाता है? जाइगोफोर। तो ये रहे हमारे पास में 4 प्रकार के हाइफा। अब आता है हमारे पास में कि यह जनन कैसे करता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, जनन की, तो यह वेजिटेटिव यानी कि कायिक जनन, यह एसेक्सुअल प्रकार का जिसमें बीजाणुओं से भी करेगा, क्लेमाइडोस्पोर से भी करेगा, गैमी से भी करेगा, ओइडिया से भी करेगा। तो ये आपका एसेक्सुअल हो गया। और तीसरे प्रकार का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखें तो इसके अंदर हमारे पास में फ्रेगमेंटेशन आएगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है खंडन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होगा कि जो तंतु होगा वो टूट जाएगा, फ्रेगमेंट हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, और हमको उससे फिर वापस एक नया राइजोपस का तंतु प्राप्त होगा। अब आता है हमारे पास में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो ये फेवरेबल कंडीशन में होगा जब भोजन की मात्रा अधिक होगी। तो ये हमारा सिनोसिटिक, संकोचिक, बहुकेंद्रकीय तंतु है हाइफा का, जिस पर छोटे छोटे से प्रवर्ध यानी कि प्रोट्यूबरेंस उत्पन्न होते हैं। इनके समूह को स्पॉन कहते हैं। इनकी भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है, वह काइटिन की बनी होती है। तो ये रही काइटिन की, या हम कह सकते हैं कि इनकी भित्ति जो होती है वह काइटिन व काइटोसेन की बनी होती है। सो दिस इज योर काइटोसेन। अब इनमें से एक प्रवर्ध विकसित होकर आपको ये बीजाणुधानी देगा, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। तो ये आपकी स्पोरेंजिया यानी कि बीजाणुधानी आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर अनेक न्यूक्लियस वाले बीजाणुओं का निर्माण होगा, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, उनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन एकत्रित हो जाएगी और फिर सेल वॉल एकत्रित हो जाएगी। अब क्या होगा कि ये बीजाणुधानी एंजाइमेटिक एक्शन के कारण, एंजाइम की क्रिया के कारण फट जाएगी, और फटने पर ये बीजाणु रहा, ये रहा, ये रहा, ये बहुत सारा न्यूक्लियस वाला बीजाणु। तो बीजाणु बाहर निकलेंगे कौन से एक्शन के कारण? एंजाइमेटिक एक्शन के कारण ये फट गई।
अब इसमें से ये कौन बीजाणु बाहर निकलेंगे, जिनका कलर जो होता है स्पोर का वह काला यानी कि ब्लैकिश, ब्राउन यानी कि भूरा होता है। ये वायु के द्वारा यानी कि बाय एयर डबल रोटी पर जाकर गिर जाते हैं और वह क्षेत्र जो होता है वो काला पड़ जाता है। इसी को हम लोग ब्लैक ब्रेड मोल्ड डिसीज कहते हैं, यानी कि डबल रोटी का काला होना ये राइजोपस के कारण होता है। क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो स्पोर हैं इनका कलर कैसा होता है, ब्लैकिश ब्राउन। दूसरा, इनका डिस्पर्सल किसके द्वारा होता है, तो आंसर होता है बाय एयर यानी कि प्रकीर्णन। और फिर ये डबल रोटी पे जाके गिर जाते हैं तो उससे क्या होता है, डबल रोटी काली पड़ जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड। ओके, सो दिस इज योर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपका अलैंगिक जनन होता है। अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन की, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जनक भाग लेंगे। वो दो जनक में से एक पॉजिटिव स्ट्रेन का होगा और एक नेगेटिव स्ट्रेन का, यानी कि एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक। धनात्मक को हम नर कहेंगे और ऋणात्मक को हम मादा कहेंगे। अगर दोनों तंतु प्लस और माइनस अलग अलग होते हैं, जैसे ये रहा, ये अलग है, इसने बोला सर मैं प्लस हूँ और इसने बोला कि मैं सर ये माइनस हूँ, तो ये दोनों अलग अलग हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोथैलिज्म, विषम थैलिक। एल्ब्यूको में तो एक ही थैलस पर मादा जननांग फीमेल सेक्स ऑर्गन और नर जननांग दोनों पैदा हो गए थे, तो वो था होमोथैलिक और ये है हेट्रोथैलिक। हेट्रोथैलिक के बारे में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने बताया था उसका नाम था ब्लैक्सली। तो ब्लैक्सली ने सबसे पहले हमें हेट्रोथैलिज्म के बारे में बताया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हेटेरोथैलिज्म यानी कि विषम थैलिकता। किसने बताया था ये? बाय ब्लैक्सली। ब्लैक्सली ने सबसे पहले हेट्रोथैलिज्म के बारे में बताया था। अगर दोनों अलग अलग है तो हेट्रोथैलिज्म। इसका एग्जाम्पल राइजोपस स्टोलोनिफर है जो हम पढ़ रहे थे। और अगर एक ही थैलस पर दोनों सेक्स ऑर्गन्स आ जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं होमोथैलिज्म, जैसे कि एल्ब्यूको था। तो ये समथैलिक अवस्था हो गई। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन लोग, आर सेक्सुअलिस, राइजोपस सेक्सुअलिस हम लोग उसको कह सकते हैं। अब इन दोनों तंतुओं पर जो कि हेट्रोथैलिज्म को शो कर रहे हैं राइजोपस स्टोलोनिफर के, एक छोटा सा
प्रवर्ध विकसित होता है। इस पर भी होता है, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों उदग्र रूप से वर्टिकल स्पॉन रादर यू कैन से प्रोट्यूबरेंस लंबा हो जाता है, और लंबा होने पर यह ऐसा हो गया, और इधर भी ये ऐसा हो गया। ये वही प्लस ये माइनस, ये नर ये मादा। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं एक अम्ल के कारण। बर्गफ ने बताया था, बर्गफ, उसने बोला ये ट्राइस्पोरिक एसिड प्लस विटामिन बी एंड सी के कारण एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। अब इनकी साइड में एक स्ट्रक्चर पैदा होती है दोनों की, ये रही, और ये रही, जिन्हें हम लोग प्रोगैमेटेंजिया कहेंगे। प्रोगैमेटेंजिया, हिंदी में इसको आद्य युग्मक धानी कहते हैं। अब इन दोनों युग्मक धानियों में एक संकीर्णन उत्पन्न होगा, ऐसा, ये हुआ, ये हुआ, इधर भी ये हो गया, ये प्लस और ये माइनस। जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसको निलंबक या सस्पेंसर कहते हैं, और इन दोनों को अब गैमेटेंजिया कहते हैं, युग्मक धानी। तो ये तो होगी नर युग्मक धानी और ये हो गई मादा युग्मक धानी। हमें मालूम है कि ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है। अब ये दोनों युग्मक धानियां जो होती हैं ये आपस में मिल जाती हैं, और मिलने के उपरांत इनके जो न्यूक्लियस होते हैं प्लस और माइनस वाले, वो सब आपस में मिल जाते हैं। तो ये सीनो जायगोट हो गया, बहुकेंद्रकीय युग्मनज। इसमें से एक स्पोरेंजिया निकलती है जिसको हम लोग जर्म स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? जर्म स्पोरेंजियम। इसके अंदर एक मियोसिस होता है। हमेशा ध्यान रखो, जब भी किसी की लाइफ साइकिल पढ़ते हैं अपन लोग, तो ये जरूर मालूम होना चाहिए कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ और कब कैसे होता है। तो मियोसिस होने पर अपने को 4 मिलेंगे, जिनमें से 2 प्लस के होंगे और 2
माइनस के होंगे। अब ये दोनों तो मिल चुके हैं, तो ये तो 2n हो गया हमारे पास में। इन चारों में से केवल एक ही शेष रहता है। आउट ऑफ दिस 4 ओनली 1 सर्वाइव और 1 रिमेन्स। ये क्वेश्चन आता है कि यदि एक जायगोट है राइजोपस का और उसमें मियोसिस होगा तो कितनी प्रकार के स्ट्रेन यानी कि प्रभेद प्राप्त होंगे। तो आप कह दोगे सर या तो प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा, यानी कि एक ही मिलेगा, क्योंकि 3 जो होते हैं वह विलुप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार से हमारे राइजोपस के इस प्लस के द्वारा प्लस स्ट्रेन दे दिया जाएगा और माइनस के द्वारा अगर माइनस बचा तो माइनस स्ट्रेन दे दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा राइजोपस। अब हम बात करने जा रहे हैं एस्कोमाइसिटीज की। ये जो स्पोर होता है इसको जाइगोस्पोर कहते हैं, ये जाइगोफोर है। हमेशा ध्यान रखो, स्पोर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब हम एस्कोमाइसिटीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। एस्कोमाइसिटीज के ऊपर क्वेश्चन ये बनता है, हमारे पास में 5 क्लासेस हैं। oomaइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनमें से सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की कौन सी क्लास है, ये क्वेश्चन एक बार बना था। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा फायदा हमको किससे प्राप्त होता, कौन सी क्लास से प्राप्त होता है। तो उस क्लास का नाम है एस्कोमाइसिटीज। इसके सदस्यों को सैक फंजाई भी कहते हैं। जो सैक माने थैली जो होती है उसको कहते हैं एस्कस, और एस्कस जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। जब इसके अंदर मियोसिस होती है, जैसे ये 2n पड़ा हुआ है, इसमें मियोसिस होगी तो या तो इस एस्कस के अंदर 4 स्पोर बनेंगे या इस एस्कस के अंदर 8 स्पोर बनेंगे। ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। इन स्पोर्स को हम लोग एस्कोस्पोर कहते हैं। अब ये एस्कोस्पोर कैसा होगा? एन होगा, क्योंकि ये किससे प्राप्त हुआ है? मियोसिस से। मियोसिस कब होता है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसीलिए ये क्वेश्चन नीट में बना था कि एस्कोस्पोर को हम लैंगिक स्पोर या सेक्सुअल स्पोर कह सकते हैं। खत्म। अब इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं, मॉरल्स हैं, टफल्स हैं, वो ईडिबल फंगस के अंदर आते हैं। हालांकि दुनिया में सबसे अधिक कवक जो खाई जाती है वो टोलिपोस्पोरम होती है। मशरूम भी नहीं होती है, टोलिपोस्पोरम नाम की एक कवक होती है। इस के अंदर मॉरल्स आ गए, टफल्स आ गया, यीस्ट को ले लो। यीस्ट जो होती है इट इज ए यूनिसेलुलर फंगस। यह एक कोशिकीय कवक होती है, यूनिसेलुलर
फंगस। कहानी काफ़ी लंबी है। यीस्ट को भी देखेंगे तो 3 प्रकार की होती है। सैक्रोमाइसिस होती है, साइटोसैक्रोमाइसिस होती है, सैक्रोमाइकोइडिस होती है, कोई बडिंग यीस्ट, कोई फिशन यीस्ट, कोई हैलोबियल यीस्ट। लेकिन हमारे कोर्स में इतना नहीं है। हमारे कोर्स में तो ये कहा गया है कि यीस्ट की 2 किस्में हैं हमारे पास, सैकेरोमाइसिस सर्वेसी, जिसे बेकर्स यीस्ट कहते हैं। बेकरी के अंदर बेकर जो होता है वो आटे में डाल देता है, उससे क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन होने पर अल्कोहल बनता है, आपको मालूम होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड उस आटे में से होकर गुजरती है तो आटा जो होता है वह छिद्रित हो जाता है, इट बिकम्स परफोरेटेड। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि डबल रोटी में छिद्र किसके कारण होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि फर्मेंटेशन के कारण जो CO2 उत्पन्न होती है उसके कारण जो है डबल रोटी छिद्रित होती है, परफोरेटेड होती है। इसी को हम लोग बियर यीस्ट भी कह देते हैं। और एक और हमारे पास में है सैक्रोमाइसिस इलिप्सॉइडेंस। ये जो सैक्रोमाइसिस इलिप्सॉइडेंस है इसको हम लोग वाइन यीस्ट भी कहते हैं, वाइन यीस्ट भी कहते हैं। अब आता है हमारे पास में कि फर्मेंटेशन जो होता है क्या केवल यीस्ट करती है, तो आप बोलोगे नहीं। इसके पहले हमने राइजोपस पढ़ा था। राइजोपस में ऐसी गोलाकार संरचनाएं बनती हैं जिन्हें हम लोग ओइडिया कहते हैं। ये बात चल रही है किसकी, राइजोपस की। और जब इस ओइडिया के ऊपर ऐसे मुकुल बन जाते हैं तो इस अवस्था को हम लोग टोरुला स्टेज कहते हैं। और इस टोरुला स्टेज या ओइडिया का उपयोग जो है फर्मेंटेशन में किया जाता है। ये ओइडिया कब बनते हैं, जब माध्यम के अंदर एसिड होता है और शुगर होता है। ये राइजोपस की बात है। ओके, फर्मेंटेशन की बात चली इसलिए मैंने राइजोपस को यहाँ पर समझा दिया कि राइजोपस की ओइडिया वाली मुकुलनकारी अवस्था, बडिंग स्टेज जो होती है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फर्मेंटेशन। जब बडिंग स्टेज हो जाती है तो उसको बोलते हैं टोरुला स्टेज। क्या चीज़ ज़रूरी है कि माध्यम के अंदर एसिड व शुगर होना ज़रूरी है। तो ये रही हमारे पास में यीस्ट, यूनिसेलुलर है। और यीस्ट को याद रखना 5 किंगडम में हम कहाँ रखते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटिस्टा के अंदर हम लोग जो है इसको रखते हैं। अब आता है हमारे पास में एक मेंबर और, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोस्पोरा। इसे ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, ये हमारी किताब कहती है। क्यों ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं? ड्रोसोफिला को जूलॉजी के अंदर काफ़ी जेनेटिक रिसर्च के लिए उपयोग में लिया गया। उसी प्रकार से बॉटनी में, पादप जगत के अंदर न्यूरोस्पोरा को अत्यधिक जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम में लिया गया, रिसर्च पर्पस के लिए, शोध कार्य के लिए काम में लिया गया। इसका मतलब इसकी तुलना किससे की गई है, ड्रोसोफिला से। इसलिए इसका नाम ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम कहा गया। हालांकि यह बदल चुका है, क्योंकि ड्रोसोफिला तो होती है 2N और न्यूरोस्पोरा होती है N। तो साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि हाउ यू कैन कंपेयर इट। नाउअडेज अरेबिडियोसिस थैलियाना को कहा जा रहा है, हालांकि अपने कोर्स में नहीं, अपने को तो यही याद करना है, इसलिए आई विल नॉट मेंशन कि न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। इसके अलावा बात करने जा रहा हूं मैं पेनिसिलिन की।
पेनिसिलिन जो होता है इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, सभी को मालूम होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज करी थी। किस में से करी थी? तो उसका नाम था पी नोटेटम। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया है, थोड़ी सी पेनिसिलिन से काम नहीं चलेगा। तो व्यापारिक स्तर पर यानी कि एट कॉमर्शियल लेवल जब उनको पेनिसिलिन प्राप्त करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि सर एक स्पीशीज़ है, उसका नाम है पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। इससे कॉमर्शियल लेवल के ऊपर, व्यापारिक स्तर के ऊपर पेनिसिलिन को प्राप्त किया गया। तो ये रहा हमारा एस्कोमाइसिटीज के बारे में। और भी कई एग्जाम्पल्स होते हैं तो आपको उनको याद कर लेना चाहिए, जैसे कि साइलोकाइबा मैक्सिकाना वगैरह भी होते हैं, क्लेविसेप्स परप्यूरिया भी होता है। जो जो जहाँ जहाँ पर आता है वहाँ पर हमको एग्जाम्पल्स को याद कर लेना चाहिए। अब अपन बात करेंगे कि पेनिसिलिन के अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है। तो 12th क्लास के अंदर पहला चैप्टर जो दे रखा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर उन्होंने ये दे रखा है। हालांकि आप तो कहोगे कि पेनिसिलिन के अंदर कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें ये निकली कोनिडिया, इसको बोलते हैं रैमी। फिर इसमें से ये निकली, इसको बोलते हैं मैटिक्यूली। और फिर इसमें से ये दो बोतल के समान स्ट्रक्चर निकली, तो इन्हें बोलते हैं स्टेरिगमेटा। हमारी एनसीईआरटी में तो ये दे रखा है बस कि पेनिसिलिन जो होता है वह कोनिडिया के द्वारा जनन करता है। अब आता है एस्कोमाइसिटीज के बाद में बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के बीजाणुओं को भी हम लोग सेक्सुअल स्पोर कहेंगे। दैट इज द स्पोर्स ऑफ द बेसिडियोमाइसिटीज विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज सेक्सुअल स्पोर, जस्ट लाइक एस्कोस्पोर्स। क्यों? कि वो भी मियोसिस से पैदा होते हैं और ये भी मियोसिस से पैदा होते हैं। एनीहाउ, इफ यू टॉक अबाउट बेसिडियोमाइसिटीज, तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि इनके मेंबर्स को क्या कहते हैं। इनके मेंबर्स को हम लोग क्लब फंजाई भी कहते हैं। क्लब का मतलब होता है मुग्दर, कवक कहते हैं। इन्हीं को गिल फंजाई भी कहते हैं। इसको ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। अलग अलग मेंबर्स के अंदर अलग अलग चीज़ों के निर्माण के कारण इनके नाम भी अलग अलग हैं, बट दे ऑल बिलोंग टू सिंगल क्लास, दैट इज योर बेसिडियोमाइसिटीज। ये बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य जो होते हैं दे आर वेरी गुड डिकम्पोजर ऑफ द वुड, यानी कि कास्ट अपघटक होते हैं। वुड डिकम्पोजर्स होते हैं। दूसरी बात, इनमें एसेक्सुअल सेक्स ऑर्गन्स
यानी कि अलैंगिक जननांग जो होते हैं पूरे फंगस के अंदर सबसे बड़े होते हैं। तो ये भी आपको नोट करना चाहिए। बिगेस्ट सबसे बड़े होते हैं कौन? एसेक्सुअल सेक्स ऑर्गन। जैसे मशरूम को ले लो, ये मशरूम रहा, इतने बड़े बड़े मशरूम होते हैं, मैंने देखे हैं। चाइनीज़ लोग उगाते हैं उनको और उठा के ले जाते हैं, ऐसे खाते हैं अपन लोग इसको। अपन लोग इंडिया में बहुत यूज़ किया जाता है, प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है। तीसरा पॉइंट जो विशिष्ट है इनका, तो देखो साहब, एस्कोमाइसिटीज़ में पट आ गया था, शुरू से लेते हैं। ओमाइसिटीज़ में कोई पट या सेप्टर नहीं था, सिनोसिटिक था। जाइगोमाइसिटीज़ में भी कोई पट या नहीं था, लेकिन तंतु सिनोसिटिक था। एस्कोमाइसिटीज़ में पट बनना शुरू हुआ, कैसे? ऐसे, और ये छिद्र रह जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज़ में क्या होता है? एक विशिष्ट प्रकार के पट पाए जाते हैं और स्पेशल टाइप ऑफ सेप्टा इज प्रेजेंट, जिन्हें हम लोग पैरेंथोजोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेंथोजोम। तो ये रहा पैरेंथोजोम, जिसका दूसरा नाम होता है डोलीपोर। और इसी में हम लोग जो है बात करेंगे दो सदस्यों की। एक तो होगा मशरूम और एक होगा एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस। मशरूम को ही हम लोग एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस कहते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास में पक्सिनिया ग्रामिनिस, जिससे कि भारत के अंदर गेहूं की फसल में एक रोग उत्पन्न हो गया था, और इस रोग का नाम है ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट। उसका तना जो होता है गेहूं का, वो काला पड़ जाता है। तो ब्रेक के बाद में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? मशरूम के बारे में। मशरूम को हम एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस भी कहते हैं। तो मिलते हैं हम ब्रेक के बाद एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस से बात करने के लिए। थैंक यू।